जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार से पढ़ाई सभी की चल रही होगी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही है, तो वीडियो अब आ चुकी है। अब जब आती है तो पढ़ा भी तो करो यार, पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या फायदा। जो चीज मैं डाल रहा हूँ किस लिए डाल रहा हूँ? आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ना, ताकि आपको घर बैठे बैठे ठंड में भटकना ना पड़े। बाहर आराम से बिस्तर में बैठ के सामने फोन रख दिया, कॉपी रख लिया और शुरू हो गए धड़ाधड़। बस वही चीज करनी है। तो क्या है हमारा? वही लागत की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट था। ये पार्ट हमारा सेकंड है। ठीक है। कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं विकास स्टडी पॉइंट पर, वीएसपी पर। सो पहले पढ़ लो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी पता चले, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। चलिए मूव करते हैं फटाक से आज का सेशन। ठीक है। तो काफी चीजें हमने समझ ली थी फर्स्ट पार्ट में। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आइकन में आपको मिल जाएगी उसकी वीडियो, वो जाकर देख ले, ताकि इसके बाद ये देखेंगे तो ही समझ में आएगा, है ना। आधा अधूरा देखेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, इसलिए। तो क्या आप जान रहे हैं हम यहाँ पे हम जानेंगे कुल लागत, बंधी लागत तथा परिवर्तनशील लागतों का संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम शॉर्टकट में टीसी, ये फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि टीएफसी, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टीवीसी। ठीक है। वही चीज आपकी हिंदी में भी रहेगी। मतलब आपको जो हिंदी वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उनको ये कंसेप्ट ना इसी तरीके से समझना है जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स के रूप में काम आता है, और ऐसे करने से उनके लिए बहुत सरल हो जाता है। कुछ समय की बचत भी होती है और फटाफट हो जाता है। ठीक है। तो कुल लागत, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागतों का रिलेशन क्या है, ये हम समझेंगे। बाकी हमने इसके बारे में टीसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है, टीवीसी क्या होता है, ये समझ लिया। लेकिन छोटा सा रिवीजन देता हूं। क्विक रिवीजन ये है कि टीसी का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये आपका टीएफसी प्लस में टीवीसी होता है। ठीक है। यानी कि जो आपकी कुल लागत होती है ना, वो बंधी लागत में परिवर्तनशील लागतों को जोड़ने से प्राप्त होती है। यानी कि जब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐड कर देता हूं ना, तो मेरी कुल लागत निकल के आ जाती है, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। कैसे? चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक लैंड ले, एक जमीन ली। ठीक है। इस जमीन में मैंने एक मशीनरी लगा दी। किस चीज की ये मशीनरी? ये प्रोडक्शन करने की। किस चीज की प्रोडक्शन की? ये कपड़े का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। मैंने जमीन ले ली, मेरी अपनी जमीन नहीं है, किसी और की जमीन, लेकिन मैंने किस पे ली? भाड़े पे ली, किराए पे ली। ठीक है। मशीन खरीद के लिए आया, मैंने यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया। अब मेरा काम शुरू हो गया। अब ये मान लो, ये क्या है? ये जो लैंड है मेरी, ये लैंड और ये मशीनरी, ये मेरी क्या है? ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। मैं कॉस्ट को हटा देता हूं, मैं केवल फिक्स की बात करता हूं। तो ये क्या है मेरी? ये फिक्स हमारे मीन्स है, यानी कि संसाधन है, यानी कि जो हमारे बंद है वो है, स्थिर है। इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते एक महीने के अंदर अंदर। हाल ही में लगाया है और मैं एक ही महीने के अंदर मशीनरी उठा के कहीं और लेके चले जाऊं? नहीं ना भाई, कुछ कमाऊंगा तभी तो लेके जाऊंगा ना। तो यहाँ पे मेरा क्या, मशीनरी और लैंड, तो मेरा इसका जो किराया है, रेंट का जो किराया है, वो तो मेरा जाएगा जाएगा, है ना। मैं इसे रोज खोल के बैठूंगा, मतलब अपने इस फैक्ट्री को, ताकि लोग आए मेरे यहाँ काम करना शुरू करें। अब मान लिया जाए कि मैंने एक महीने तक इसको खोल के रखा। ठीक है। लेकिन कोई बंदा काम करने के लिए अभी तक नहीं आया मेरे पास, मैं अकेला ही लगा पड़ा हूं। तो आपको ये पता होगा कि जो जमीन है, भले ही मेरी कुछ प्रोडक्शन हुआ, जीरो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन मेरे क्या है? जीरो है, एकदम कुछ नहीं है, नील एकदम। जो मेरा प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो जमीन जो मैंने किराए पे ली है, उसका किराया तो मुझे देना पड़ेगा ना भाई। भले मेरा उत्पादन हो चाहे ना हो, मालिक को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब अपने किराए से है, चाहे तुम्हारा फायदा हो रहा हो काम यहाँ जमीन लेने से या नहीं हो रहा हो। तो इसको कहते हैं हम बंधी लागत, क्योंकि रेंट क्या है? रेंट मेरी कॉस्ट हो गई, और ये क्या है? एक फिक्स कॉस्ट है ना। अब टोटल का मतलब पूरा पूरा महीने में कितना आ गया, या हम एक पर्टिकुलर डेट लेके चलते हैं, 10 दिन का, 20 दिन का, या फिर एक महीने का। तो ये कुल मिलाकर के एक महीने का कितना आ गया? तो जितना भी आएगा वो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टीवीसी की। तो टोटल तो हम बाद में लेंगे, पहले वी की बात करता हूँ। वी मतलब परिवर्तनशील, यानी जो चेंजेबल हो। अब हमने परिवर्तनशील यानी कि चेंजेबल मींस रिसोर्सेज के बारे में समझा था। वो क्या था? वो था मेरा श्रम, यानी कि लेबर। लेबर जो यहाँ पर आकर के काम करना शुरू करेगा,
उसको मैं मजदूरी दूंगा। मजदूरी कब दूंगा? ऐसा तो है नहीं कि उसने आज काम करना शुरू किया तो मैं आज ही सैलरी दूंगा, नहीं, 1 महीने के बाद ही दूंगा। तो 1 महीने में वो जितना मुझे प्रोडक्शन करके देगा उससे मेरी क्या होगी, उसमें निकलेगा रेवेन्यू, यानी कि कमाई निकलेगी, ठीक है ना। फिर उसी कमाई से मैं क्या करूंगा, मैं रेंट भी भरूंगा और इस श्रमिक को उसकी सैलरी भी दूंगा। तो जो श्रमिक की सैलरी है ना, क्योंकि श्रमिक हमारा एक वेरिएबल रिसोर्सेस है और इसमें जो सैलरी जा रही है वो मेरी कॉस्ट है। तो महीने में जितना भी आएगा, जितने भी मेरे श्रमिक काम कर रहे हैं, उन सभी का मिलाकर के जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। और कुल लागत जो इन दोनों का टोटल हो, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी आती हो और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, तो जब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा कुल कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब आए समझ? बहुत सिंपल फंडा था। वही चीज यहाँ पे समझाया गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्पकाल में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए बंधी लागत यानी कि आपका फिक्स कॉस्ट तथा परिवर्तनशील लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के जोड़ को कुल लागत कहा जाता है, यानी कि टोटल कॉस्ट कहा जाता है। आया समझ? फॉर्मूले के अनुसार अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कुल लागत क्या होती है तो परिभाषा के अनुसार आप ये कह सकते हो, व्हेन वी ऐड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद टोटल फिक्स कॉस्ट विल गेट टोटल कॉस्ट। इन अ सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, यानी कि अल्पकाल के समय में, ठीक है ना। चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे रिलेशन है किसका, टीसी का, टीएफसी का और टीवीसी का। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हमारी, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझो। मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर मैंने लैंड लिया, जमीन ली, तो भले मेरा प्रोडक्शन जीरो ही क्यों ना हो, मेरी कॉस्ट जितनी है, अगर इस लैंड का किराया मेरा 1000 रुपये है तो ये 1000 रुपये मेरा फिक्स होगा ना। भले ही मेरा उस महीने का उत्पादन बिल्कुल जीरो, मेरी कमाई बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो 1000 का किराया है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी बंधी लागत होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा एक समान रहती है। अब 1000 का किराया है तो अगले महीने भी 1000 ही रहेगा, उसके अगले महीने भी 1000 रहेगा, करेक्ट। इवन मैं एक ही महीने की बात करूं कि एक महीने में मुझे 1000 पे करना है इस लैंड का, भले उस महीने मेरा प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, 20,000 ही क्यों ना हो जाए, तब भी जो मेरी लागत है उस महीने की 1000 ही रहेगी ना इस किराए के लिए। तो इसलिए जो फिक्स कॉस्ट होती है वो मेरी कांस्टेंट होती है, वो चेंजेबल नहीं होती, इसलिए हर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट पर क्या है, समान है, एक जैसा है, कोई चेंजेबल नहीं है। लेकिन जो टीवीसी है, क्योंकि प्रोडक्शन जीरो है, प्रोडक्शन जीरो क्यों है, क्योंकि मशीनरी ला के रख दी, जमीन मैंने ले ली, लेकिन उसको चलाने के लिए जो लोग चाहिए वही मेरे पास जीरो है। तो जब यही लोग नहीं है इसको चलाने के लिए तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसलिए जब टीवीसी आपका जीरो रहता है ना तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक जीरो रहता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मेरा टीवीसी 10 हो गया तो मेरा क्या, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब टीसी कैसे निकला, तो टीसी निकालने का फॉर्मूला हमें पता था क्या, टीएफसी प्लस में टीवीसी, यानी कि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, लेकिन फिर भी 10 आएगा, टोटल कॉस्ट मेरा 10 हो गया। फिर फर्स्ट क्वांटिटी पर मेरा 10 है, ये तो फिक्स ही है, मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा 10 है, तो 10 और 10 20, फिर 10 और 18 28, फिर 10 और 24 34। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है ना, उसी के अनुसार मेरा टोटल कॉस्ट भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, राइट। पहले कितने की चेंजेस आई, इसमें से 8 की वृद्धि हुई, 10 प्लस में 8 18, फिर प्लस में 6 24, फिर प्लस में 4 28, फिर प्लस में 4 32, फिर प्लस में 6 38। अब ये समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने अब आगे पढ़ेंगे भी, उस चीज को मैं समझाऊंगा भी आपको। यहाँ पे घटता प्रतिफल, बढ़ता प्रतिफल क्या है, उस चीज के बारे में और डीपली समझेंगे। यहाँ पे आपको इतना सा हिंट दिया है मैंने कि हम ये देख रहे हैं कि आपकी 4 इकाई पर, मतलब अब ये कह लो 5वीं इकाई तक, 5 यूनिट तक क्या था हमारा, ये बढ़ रहा था, है ना। नहीं, ये 10 से 8, 8 से 6 घट रहा है। टोटल कॉस्ट तो मेरा बढ़ रहा है, बढ़ ये भी रहा है, लेकिन प्रतिफल जो है वो घटता हुआ है, और यहाँ पे जो प्रतिफल है वो बढ़ रहा है। प्रतिफल का मतलब आपका रिजल्ट जो आ रहा है, ठीक है।
अब इसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया था कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, चाहे हमारी 1 यूनिट हो प्रोडक्शन की, या 2 यूनिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट अगर 10 है तो वो हर यूनिट पर 10 ही रहेगा। अब क्योंकि टीवीसी मेरा 0 था तो प्रोडक्शन भी मेरा 0 था, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ है। लेकिन टीसी इन दोनों से ऊपर क्यों है? क्यों? क्योंकि हमें ये पता है ना भैया कि जो टीसी है वो इसका और इसका जोड़ है। तो जब इन दोनों को टोटल करेंगे तभी तो टीसी निकलेगा, इसीलिए ये यहाँ पर 10 से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि टीवीसी मेरा 0 था, लेकिन टीएफसी तो मेरा 10 था ना, तो 10 प्लस में 0 10 ही तो आएगा, इसलिए ये 10 से स्टार्ट हुआ। अब आए समझ? वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिख कर दी गई है, ताकि अगर आप नोट्स भी पढ़ो तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने जो चीज समझाई है वो तो आपको याद रहे, लेकिन जब क्विक रिवीजन करना हो तो वीडियो देखने का वक्त नहीं मिलेगा। फटाफट क्या करोगे, देखा जाए तो मैं ओ एक्स एक्सपोर्ट बात होता है, ओ एक्स इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे और क्विक रिवीजन हो जाएगा, मेरी बात याद आ जाएगी। हाँ, सर ने ये बताया था, ये इस दिन का टोटल होता है, और जो टीबीसी होता है वो 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोडक्शन हमारा 0 है, और टीएफसी हमारा फिक्स रहता है हर यूनिट पर, चाहे यूनिट पर 10, 15, 25 कितना भी क्यों ना हो जाए, वो मेरा फिक्स ही रहेगा, है ना। चलो अगले चलता है। अब आगे है हमारा औसत लागत। तो याद करो हमने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एपी के बारे में पढ़ा था ना। ये क्या? एवरेज प्रोडक्ट है, यानी कि औसत उत्पाद था। तो वैसे यहाँ पे औसत लागत है। जब भी औसत की बात की जाए ना, औसत की बात की जाए, चाहे वो कुछ भी चीज क्यों ना हो, वहां पर यूनिट की बात की जाए, चाहे पर यूनिट कॉस्ट हो, पर यूनिट रिवेन्यू हो, पर यूनिट प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, औसत मतलब पर यूनिट, ये ध्यान रखना। अब ये औसत लागत की बात करें तो किसकी औसत लागत की बात करें? तो स्वाभाविक है ये बात कर रहा होगा कुल लागत की औसत लागत के बारे में। तो जो औसत लागत होता है ना, ये पर यूनिट कॉस्ट होता है किसका? कुल लागत का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, औसत लागत प्रति इकाई लागत होती है कुल लागत का, सिंपल वे में। फॉर्मूला, तो जब भी आपको एसी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब मैं टीसी को डिवाइड कर दूंगा क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट, यानी कितनी कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट मान लो मेरी 100 आती है, ठीक है, टोटल कॉस्ट मेरी 100 आती है, और जो क्वांटिटी वो मेरी 10 है। 10 को मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ गया? 10 आ गया। इसका मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपए आ रही है, एक यूनिट, क्योंकि एसी का मतलब हो गया पर यूनिट। तो पर यूनिट का जो कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन करने के लिए वो मेरा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आया समझ? बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो एग्जांपल मैंने समझा दिया है कि मान लिया जाए कि किसी वस्तु की 5 इकाइयों की कुल लागत 100 रुपए है। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है 5, और टोटल टीसी कितना है मेरा? 100। मुझे निकालना है क्या है? एसी। फॉर्मूला क्या होता है? टीसी अपॉन में क्यू। टीसी मेरा कितना है? 100, क्यू मेरा कितना है? 5। 5 को इसे डिवाइड करूं कितना आ गया? 20, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 20। दैट इज द आंसर। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी वही चीज है बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, बस उन शब्दों पे गौर क्या करो। जब वो चीज समझ जाओगे ना, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है हिंदी की तरह। थोड़ी बहुत कुछ वर्ड्स होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज मैं अपने समझाने के तरीके में उन वर्ड्स को भी यूज करता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से जम जाए, बिल्कुल इस बर्फ की तरह जो ठंड में जमाने की कोशिश करिए दिल्ली के अंदर, ठीक है। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। सिंपल, पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही सिंपल है, एग्जांपल भी दोनों के लिए सेम है। अब ये बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अब जो एवरेज कॉस्ट अगर शॉर्ट रन की बात की जाए तो ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे हमने टीसी के अंदर दो चीज पढ़ी थी ना, क्या कि टीएफसी और टीवीसी। सेम हियर यहाँ पे भी जब शॉर्ट रन की बात की जाए, अल्पकाल की बात की जाए, तो एसी भी यहाँ पर दो निकल के आता है। कौन कौन सा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दो चीजें तो ये है क्या? तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, अब यहाँ पे एवरेज को हटा देता हूं, है क्या? फिक्स कॉस्ट है। जब हमें ये पता है कि जो एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट ये पर यूनिट कॉस्ट होता है किसका?
टोटल कॉस्ट का। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा ये भी पर यूनिट कॉस्ट होगा, किसका? टोटल फिक्स कॉस्ट का, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है ना, इसलिए। इसी तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट ये भी पर यूनिट कॉस्ट होगा, किसका? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये हमारी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से, तो एकदम सिंपल तरीका हो गया ना। अगर मुझे ए एफ सी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, जब मैं टी एफ सी को क्यू से डिवाइड कर दूंगा ए एफ सी आ जाएगा। मुझे ए वी सी निकालना है तो क्या करूंगा? टी वी सी को क्यू से डिवाइड कर दूंगा, क्यू मतलब क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ए वी सी आ जाएगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। ये चीजें मैंने केवल इतनी सी लिखी हुई है ताकि नोट्स के रूप में जब आपको चाहिए तो क्विक रिवीजन में आपके काम है। बाकी जो चीज समझा रहा हूं ना, एकदम शॉर्ट तरीके से और स्टिक टू द पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका टेबल लेके चलते हैं। यहाँ पे केवल एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल को भी नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि जो टीएफसी है तो हमारा फिक्स से रहता है, चाहे क्वांटिटी मेरी 1 2 3 4 कितनी भी हो जाए, ये मेरा फिक्स है तो मतलब 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एएफसी यहाँ पर 0 है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है जब मैं टीएफसी को डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से। अभी देखो 10 है तो 10 को मैं अगर 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 0 ही आएगा, तो मैं इसको नील कर दिया। 0 लिखूं चाहे ना लिखूं, बात तो एक ही है ना। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा क्वांटिटी 1 है और टीएफसी 10 है। 10 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 10 आएगा। 10 को मैं क्वांटिटी 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 10 को मैं क्वांटिटी 3 से डिवाइड करूंगा तो 3.3 आएगा। इसी तरीके से बाकी चीजें भी हो जाएंगी। आ रहा है समझ? तो हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे जो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटता जा रहा है। आ रहा है समझ? मतलब इस समय ये पता चल रहा है कि एक इकाई का उत्पादन जब किया जाता है तो औसत बंदी लागत मेरी 10 है, और इसी के विपरीत जब हम 5 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो औसत बंदी लागत मेरी कम होकर के 2 हो गई। जब 1 किया तो 10 थी, जैसे मैंने क्वांटिटी को बढ़ाया मेरी 2 हो गई, मैंने और बढ़ाया मेरी और कम हो गई। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो औसत बंदी लागत है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वो निरंतर घटती ही चली जाएगी। लेकिन ये कभी 0 नहीं होती। इट कैन नॉट बी 0 एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बताऊं कि क्या ये एक्स एक्सिस, ये क्या मेरा ये वाला, ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, एक्स अक्ष है, इसको टच करेगी? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल इसके करीब से होके गुजर जाएगी लेकिन टच नहीं करेगी। आइए देखते हैं इस ग्राफ के जरिए। ये देखो, ये मैंने ना बिल्कुल जो टेबल आपके सामने मौजूद है, इसी टेबल को यहाँ पर ग्राफ के जरिए समझाया बनाया है कि जब हमारी पहली क्वांटिटी थी तभी मेरा कितना था? 10 था पहली क्वांटिटी पे। दूसरी क्वांटिटी हुई तो फिर हमने क्या किया, हमने 10 को डिवाइड किया 2 से तो मेरी कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। फिर 3.3 हो गई। फिर 4 को 10 से डिवाइड किया। इसी तरीके से ये क्या बढ़ता चला गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ऊपर से लेकर नीचे घटता चला गया। दिखने से ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को, तो नहीं, ये ऐसे करके ऐसे बिल्कुल इतने समीप होकर चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करता क्योंकि ये कभी 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या औसत बंधी लागत 0 हो सकती है? जवाब है नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल, ठीक है। वही चीजें मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है ताकि फटाक से क्विक रिवीजन में आपको इजीली हो जाए समझना, ठीक है बच्चों। और ये ध्यान देना कि यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है ना, हम देख रहे हैं बढ़ते 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 घटता चला जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला क्या होता है, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं? तो जवाब बहुत सिंपल है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स के रूप में भी कि एएफसी जो वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है और क्यों कहा जाता है? जवाब इसका सिंपल है। कैसे? मैं ग्राफ के जरिए दोबारा बताना चाहता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि जब मेरा फर्स्ट यूनिट था तो मेरी कॉस्ट कितनी थी? 10। जैसे मेरा 2 यूनिट हुआ मेरी 5 होगी, 3 यूनिट हुआ 3.3 हो गई। इसका मतलब ये कि जो मेरा फिक्स कॉस्ट है और जो मेरी क्वांटिटी है, जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना
ये वाला बिंदु और ये क्वांटिटी, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो निकल कर आएगा ना आंसर, वो हर पॉइंट पर मेरा इक्वल ही रहेगा। कैसे? थोड़ा सा और बैक चलते हैं। देखो ये मेरा क्या है, पहली यूनिट, ये कितना मेरा 10, ठीक है। ग्राफ के जरिए समझेंगे तो ये बिंदु जो है, ये बिंदु दर्शा रहा है x का हमारा 1 है, ठीक है, और y का मेरा 10 है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं 10 ही कम 10 आ गया, ठीक है। अब अगला चलते हैं, यहाँ पर कितना है, x का मेरा 2 पॉइंट है, ठीक है, y का मेरा 5 है, तो 5 दूनी 10, देखो ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी 10 आया। अब थर्ड पे x कितना मेरा 3.3 है, और ये कितना है, ये मेरा 3 है, y मेरा 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑलमोस्ट ये भी 10 के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसको पॉइंट और जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब भी हर पॉइंट पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका जो आंसर रहेगा ना, प्रतिफल रहेगा, वो एक समान रहता है, वो चेंजेबल नहीं होता। इसीलिए जो AFC का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। गॉट इट? ठीक है, तो हमने AFC के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं AVC के बारे में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। हमें इतना पता है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो प्रति इकाई लागत होती है परिवर्तनशील लागत की, यानी कि ये क्या होता है, तो जो AVC होता है ये पर यूनिट कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाता है, और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख भी रखा है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी ग्राफ समझते हैं। तो हमने TFC का समझ लिया, अब TVC की बारी है, ठीक है। तो देखो जब ये 0 था तो हम ऑब्वियसली बात है, जब मेरा वेरिएबल ही नहीं है काम करने के लिए तो प्रोडक्शन मेरा आगे कैसे बढ़ सकता है। तो जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी तो मेरा 0 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, 10 लोग आए काम करने के लिए, तरीके से मान के चलो कॉस्ट मेरी 10 आ रही है, प्रोडक्शन मेरा कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, तो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ क्या करना है, डिवाइड, यानी कि TVC को Q से डिवाइड करना है। तो 10 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा 10 ही आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा, 24 को 3 से डिवाइड करूंगा 8 आएगा, 28 को 4 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा, 32 को 5 से डिवाइड करूंगा 6.4 आएगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, स्टार्टिंग में 10 है, फिर ये घटना 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 यानी घटना शुरू हो जाता है, और 6 यूनिट तक यानी कि 6 यूनिट तक ये निरंतर घटता है। लेकिन जैसे ही 7वीं यूनिट का प्रोडक्शन होता है ये बढ़ना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि फिर ये वापस बढ़ना शुरू कर देता है? तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ देखो, यहाँ पे हमने 8 जोड़ा, यहाँ पे हमने 4 जोड़ा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पे 38 और 6 फिर 6 हो गया, और इसमें हमने और कितना जोड़ दिया कि मेरा 62 हो गया। तो यहाँ पे देखने में समझ में ये आ रहा है कि 6 यूनिट पर, यहां से हम ये देखने में ही समझ में आ रहा है कि 5वीं यूनिट के बाद 6ठे यूनिट पर ये बढ़ना शुरू कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिफल है ना, ये 8 से लेकर के 5वीं यूनिट तक घटता प्रतिफल है। प्रतिफल मेरा घट रहा है ना, देखो प्रतिफल मेरा घट रहा है, इसी वजह से जो मेरा कॉस्ट है वो भी घट रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा प्रतिफल, ठीक है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, ध्यान देना है चीज को। इस तालिका से हमें ये समझ में आ रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत 6ठी इकाई तक कम हो रही है, परंतु 7वीं इकाई से बढ़नी शुरू हो जा रही है। यहां तक कम हो रही है ना, ये देखो एवरेज, और 7वीं इकाई से 6.6, फिर और बढ़ के 8वीं इकाई पर यानी 8th यूनिट पर 7.7 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरंभ में ये बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी कि यहाँ पर जो नियम है क्या है, बढ़ता प्रतिफल है, और इसी वजह से जो परिवर्तनशील लागत है वो कम हो जाती है। कॉस्ट का कम होने का मतलब हुआ हमारा रिटर्न है ना, मुनाफा, वो ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कॉस्ट अगर मेरी कम हो रही है इसका मतलब मेरा मुनाफा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन मेरी अच्छी खासी हो रही है, कमाई मेरी अच्छी खासी हो रही है, इसीलिए। लेकिन जब अपोजिट हो जाता है, कहने का मतलब है जब यहाँ पे घटने का प्रतिफल नियम लागू हो जाता है, यानी कि मेरा नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अपोजिट रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू प्रोडक्शन अप्लाई होता है तो यहाँ पर क्या होता है,
हमारा जो कॉस्ट है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब डिमिनिशिंग रिटर्न रिटर्न स्टार्ट होता है तो वहां पर जो कॉस्ट होती है वो वापस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि 6 यूनिट तक क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न है, बढ़ता प्रतिफल है। इसी वजह से जो कॉस्ट है वो मेरी घट रही है, ठीक है। लेकिन जैसे हम 7 यूनिट पे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल अप्लाई हो जाता है, यहाँ पर अप्लाई हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न का, यानी कि घटता प्रतिफल। इसी वजह से जो मेरी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लो, तो ग्राफ हमारा ये क्या है, हम देख रहे हैं ये यू शेप का है ना, इसको कहते हैं हम यू अक्षर की तरह यू शेप बना। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए कि इस बिंदु तक क्या है, यहाँ पर है हमारा इंक्रीजिंग, इसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब बढ़ता प्रतिफल, जब प्रतिफल मेरा बढ़ता है तो कॉस्ट मेरी घट जाती है, और यहाँ पे ये कॉस्ट मेरी बढ़ रही है तो इसे कहेंगे हम डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि घटता प्रतिफल। और प्रतिफल अगर घट रहा है तो जो मेरी कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने आपके लिए समझाई भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना वो इसी टेबल के मतलब इसी टेबल के बेस पर बनाया है। आप खुद ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, बनाएंगे कैसे समझ जाना। उत्पादन की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो आपकी एक्स एक्सिस पे आएगी, यानी कि इस वाले हिस्से पर जो मैंने दिखाया है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा, ये ध्यान भी चलो, इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जो टीवीसी और एफसी है ना वो आपका वाई एक्सिस पर होता है, ठीक है, यानी कि इस जगह पर, ये वाई एक्सिस पर। तो इसमें देखो मैक्सिमम पॉइंट कितना है, मैक्सिमम पॉइंट मेरा कितना है, 62 है। अब हम शो किसको कर रहे हैं, केवल एबीसी को शो करें, तो एबीसी में मैक्सिमम पॉइंट मेरा 10 है, इसीलिए यहाँ पर ये 10 तक दिखाया गया है। तो 10 से ही स्टार्ट हुआ हमारा, फर्स्ट पे 10, सेकंड पे फिर 9, फिर 3 पे, इस तरीके से ये आके यू आकार में बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है, तो ये चीज तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्यों होती है। बढ़ता प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो जो मेरी कॉस्ट होती है डिक्रीज हो जाती है, और डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो जो मेरी कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है, द बेसिस ऑफ द लो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन यानी घटता प्रतिफल क्या है, और बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स सेविंग एंड लॉसेस, आंतरिक किफायतों, बचतों तथा हानियों का आधार। इन तीनों के बारे में समझते हैं ये होता क्या। अब देखो यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये नया शब्द क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टीचर यहीं पर है आपके हर एक डाउट को एकदम झटके से समाप्त करने के लिए। सबसे पहले हम सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, औसत बंधी लागत या औसत परिवर्तनशील लागत का आधार क्या है। तो हमें पता है औसत लागत हमारी एसी होती है, ठीक है, और जो एसी होता है वो हमारा एएफसी और एबीसी की जोड़ से बनता है, यानी कि जो एसी होता है उसमें हम एएफसी और एबीसी जोड़ देते हैं तो हमारा एसी निकल करके आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्शन को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं ना, हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो घटता चला जाता है। कैसे, मैं आपको एक बेहतर एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान के चलिए कि मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, और ये मशीन एक दिन के अंदर ना 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, और 1 यूनिट पर जो खर्चा आ रहा है ना वो 10 आ रहा है, ठीक है, 1 यूनिट पर खर्चा मेरा 10 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मशीन और ले आता हूँ, और वो भी क्या करती है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है। अब 100 मिला करके कितने हो गए, 200, यानी कि एक दिन के अंदर जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो पहले 100 होता था इसमें मेरी कॉस्ट 10 आती थी, अब क्योंकि 200 हो गया तो कॉस्ट जो है मेरी वो घट करके 5 हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ना, हमारे अर्थशास्त्र का ये बहुत ही सिंपल रूल है कि अगर अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को, मतलब अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसकी कॉस्ट को कम करना है ना, तो प्रोडक्शन को बढ़ाओ। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा लागत उतनी ही कटती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि लागत क्या होती है, वो बढ़ जाती है फिर अलग अलग क्वांटिटी के रूप में। इस वजह से लागत आपकी घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है, और प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, ठीक है।
तो सिंपल सा फंडा, जब भी प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है या बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पे आपकी लागत घटनी शुरू हो जा रही है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा घटता बढ़ता अनुपात, यानी कि आपका वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। तो हमने ये समझा कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, स्टार्टिंग के अंदर हमें ये पता है कि जो रिसोर्सेस हमारी फिक्स हैं तो वो तो फिक्स ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो वेरिएबल रिसोर्सेस यानी परिवर्तनशील साधन है, हम उन दोनों का प्रयोग करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो कुशलता है वो अधिक है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। कारक यानी कि रिसोर्सेज जिसका हमने इस्तेमाल किया, उसका प्रतिफल बढ़ता हुआ मिलता है। इससे क्या होता है, इससे लागत हमारी कम हो जाती है, क्योंकि जो मशीनरी पहले 100 उत्पादन कर रही थी, अब वो अगर उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, वो 120 करनी शुरू कर दे, 140 को करनी शुरू कर दे, तो जो कॉस्ट होती है ना, जो पहले 10 आ रही थी, वो प्रोडक्शन के बढ़ने से फिर 8 हो जाएगी, फिर बढ़ने से 6 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से होता है। तो कारक का बढ़ता प्रतिफल का मतलब हो गया है कि आपकी कॉस्ट में गिरावट आ रही है। ठीक है। वो भी कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट पर। तो एक, लेकिन ये एक लिमिट के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट तक रहती है तो ठीक रहती है, लिमिट को क्रॉस करती है तो नुकसान होता है। तो जो एक सीमा के पश्चात क्या होता है, साधनों का समान प्रतिफल। अब मशीनरी आप रोज रोज इस्तेमाल कर रहे हो, पहले नहीं थी तो अच्छा काम करके दे रही थी, जैसे जैसे वो पुरानी होनी शुरू हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है ना यार, अगर वो चीज पुरानी होनी शुरू हो जाए तो कुछ खराबी आने लग जाएगी, फिर उसको ठीक कराओ, मरम्मत कराओ, फिर उसकी लागत उसमें जुड़ जाएगी। इस तरीके से उसकी जो कॉस्ट है वो दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जो हमारा AFC होता है वो हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन जो AC होता है वो U आकार का होता है। ठीक है ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक किफायतों, बचतों तथा हानियों का आधार। अब हमें ये पता है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया जाता है तो कई प्रकार की आंतरिक किफायतें हमें मिलती हैं। जैसे मैंने मशीन लाया, नई नई मशीनें हैं, ठीक है, इंजीनियर्स अच्छे तरीके से हैं, काम करने वाले की एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो वो हमारे किफायती होता है। किफायती का मतलब होता है कॉस्ट तो होता है, लेकिन उस कॉस्ट के बदले हमें ज्यादा मुनाफा भी मिलता है। इनके कारण जो फर्म की औसत लागत होती है, यानी कि एवरेज कॉस्ट, वो कम हो जाती है। मशीनरी मेरी अच्छी है तो प्रोडक्शन मेरे को ज्यादा करके देगी, जब प्रोडक्शन मेरे को ज्यादा करके देगी, लोग अच्छे हैं काम करने के, टेक्नोलॉजी मेरे पास बहुत बड़ी है, तो मेरी जो कॉस्ट है ना वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और उससे क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है ना वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक, फिर इस लिमिट के बाद क्या होता है, ये वापस ऊपर उठना शुरू कर देता है। इसी वजह से ये यू शेप का बन रहा है, दिख रहा है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया आपको, मैं जो आपको समझाया, अब मुझे समझ में ये आ रहा है कि मैंने आपको जो ये 3 पॉइंट्स थे ना, ये वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, बेसिकली ये बात किसके ऊपर कर रहे थे, ये बात कर रहे थे आपके एवरेज कॉस्ट के ऊपर ही बात कर रहे थे। पहले इसने ये बताया कि जो एवरेज कॉस्ट होता है वो एडिशन होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, यानी कि औसत बंधी लागत को औसत परिवर्ती लागत से जोड़ दिया जाए तो औसत लागत निकल करके आती है। ठीक है। उसके बाद हमने घटता बढ़ता नियम भी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने आंतरिक किफायतों के बारे में पढ़ा, कब हमारी बचत होती है, फिर किस लिमिट के जाने के बाद हमारी हानियां होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक लिमिट तक होता है और इस वजह से ये जो AC होता है वो U आकार का बनता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सीमांत लागत के बारे में, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, जिसे हम MC कहते हैं शॉर्टकट में। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो ये एक अतिरिक्त इकाई है। याद कीजिए हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं MU, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी अतिरिक्त इकाई को उत्पादन उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि यूटिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, घटती चली जाती है ना। दूसरे वे में इसका परिभाषा ये भी थी कि जो MU होता है ना, ये एक एक्स्ट्रा यूनिट के खाने से प्राप्त होता है। मेरे पास एक एप्पल की 10 क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैं इसकी पहली यूनिट को कंज्यूम करता हूँ, मुझे 10 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं दूसरी यूनिट को कंज्यूम करता हूँ
तो मुझे 8 मिलती है, मैं तीसरी कंज्यूम करता हूँ तो मुझे 6 मिलती है। यानी कि जैसे जैसे मैं इसकी यूनिट को बढ़ाता जा रहा हूँ ना, कंज्यूम करता जा रहा हूँ, उससे मिलने वाली जो मेरी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो घट रहा है ना। तो ये जो 8 है ना, 8 ये मेरे क्या है, ये एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी है। इसी तरीके से 6 क्या है, ये भी मेरे एक्स्ट्रा एक और यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली एक्स्ट्रा यूटिलिटी है। इन द सेम मैनर आपका एमसी भी है, ये भी क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसे ही हम सीमांत लागत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मान लिया जाए कि मैंने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो जो टोटल कॉस्ट मेरी आई वो मेरी आई 5 की। ठीक है, मैंने कितना किया, नहीं मैं 100 लेके चलता हूं, मैंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरी कॉस्ट कितनी आई, 10 आई। ठीक है, मान के चलो। और जैसे ही मैंने 10, ये मेरी क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट है, जैसे मैं 10 एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो जो मेरी टोटल कॉस्ट आई ना वो कितनी हो गई, वो मेरी 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरा टोटल कॉस्ट में भी चेंज आ गया, आया ना, जो पहले 10 था वो बढ़ करके 11 हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि when marginal cost is the difference between the total cost of producing one additional unit of a commodity, यानी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो डिफरेंस निकल कर आता है वो हमारा टोटल कॉस्ट की वजह से आता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का एक अतिरिक्त इकाई को बताने का काम करता है। फॉर्मूले के रूप में अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है। फॉर्मूला कैसे बताऊं मैं आपको, तो देखो शॉर्ट एकदम सिंपल, MCN बराबर में TCN माइनस TCN माइनस में 1। N क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और TC टोटल कॉस्ट, यानी कि 2 क्वांटिटी पर हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, फिर 2 में से 1 गया बचा 1, यानी कि 1 यूनिट पर हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, तो जितना आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो निकल कर आएगा वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा। एग्जांपल समझते हैं, देखिए मान के चलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 5 आइटम्स इज 100, यानी कि मेरी क्या है, 5 आइटम्स है, उसकी कॉस्ट मेरी 100 है। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 6 आइटम, और जैसे मैंने 6 इकाई का 6 यूनिट का एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 115। तो 115 में से हम माइनस करेंगे 100 को, तो जो निकल के आएगा ना 15, वो मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन करने से पता चली। और हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट के डिफरेंस है। 100 में 115 में से 100 गया तो जो बचा वो मेरा 15 MC हो गया। ठीक है, आगे अब टेबल मैंने आपको बना के दिया है ताकि आपको और अच्छे समझाए। TFC समझ चुके हैं, TVC समझ चुके हैं, TC भी समझ चुके हैं क्योंकि इन दोनों का एडिशन होता है। अब MC को समझने की बारी है। तो MC हमारा हमें पता है कि TC के बेस पर होता है, राइट। अब TC के बेस पर तो होता है, तो मतलब फंडा क्या है, फंडा ये है। अब निकाल लेंगे कैसे, तो बड़ा ही सरल है बचवा, हमें ये ध्यान रखना फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे, पहला तो हमारा कुछ नहीं रहता, TC हमारा भले ही 10 है लेकिन ये हमारा कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पहली यूनिट है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा पहला यूनिट है, यहाँ से देखो ये पहली यूनिट है, उत्पादन की क्वांटिटी 1 2 3 4 ये यूनिट के मान के चलो पहला यूनिट है, पहला यूनिट पर 10 है। फॉर्मूला क्या होता है, TCN माइनस में TCN माइनस में 1। तो N यहाँ पर मेरा कितना है, ये देखो ये कितना है, N हमारा 1 है ना, तो N की जगह मैं 1 रखूंगा, तो TC 1 पे कितना मेरा 10 है। ठीक है, 10 रख लिया, माइनस N माइनस में 1, यानी कि 1 में से 1 गया, बचा कितना 0। तो यहाँ पे 0 तो मतलब इससे भी ऊपर हो गया। अब उस 0 पे TC मेरा कुछ है ही नहीं, जब TC मेरा कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। 10 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा आपका, ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ से मैं ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर का ही नहीं, स्टार्ट तो मैंने यहीं से किया है। तो जब यहाँ से किया है तो इस वजह से यहाँ से ऊपर वाले को इस तरीके से माइनस करूंगा यहाँ,
यानी कि यहाँ से ऊपर तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इस वजह से हमारा यहाँ पर नील आएगा। तो स्टार्ट मेरा हमेशा ध्यान रखना एमसी वो हमारा सेकंड यूनिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। 20 में से 10 जाएगा 10, 28 में से 20 जाएगा 8, 34 में से 28 जाएगा 6। यानी कि हम केवल ये देख सकते हैं कि इसमें गैप कितना है। 10 से 20 जाने के लिए कितना चाहिए, 10 चाहिए, 10 एमसी हो गया। 20 से 28 जाने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8 हमारा एमसी हो गया। 28 से 34 जाने के लिए कितना चाहिए, 6 चाहिए, 6 हमारा एमसी हो गया। 34 से 38 जाने के लिए 4 चाहिए, ये एमसी हो गया। 38 से 42 के लिए भी हमें 4 चाहिए, एमसी हो गया। 42 से 48 के लिए हमें 6 चाहिए, एमसी। इसी तरीके से 48 से 56 जाने के लिए 8 चाहिए हमारा एमसी। आया समझ? कितना सिंपल है निकालने के लिए। यानी कि आपको पता है कई आपके पेपर में अभी तो आपके एमसीक्यू वाले आ रहे हैं, लेकिन जब हमारा टाइम था ना तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये चीज मिसिंग है, यहाँ से ये चीज गायब है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ये 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 ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक वाले हिस्से को हमें भरना होता था। तो कैसे भरते थे, यही फॉर्मूले का यूटिलाइज करके। अगर ये नहीं निकल रहा तो इसके पहले ये निकाल लो, जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। अगर ये दिया है, ये नहीं, ये तो रहेगा, ये तो हमारा फिक्स ही है। ये कुछ भी हो जाए, दे चाहे ना दे, अगर एक ने एक दे रखा है ना तो बाकी सब समान रहेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ये निकल जाते थे और इसकी मदद से हमारा ये निकल जाता था। और जिस पॉइंट में इसका टीसी ना गिवन हो लेकिन एमसी गिवन हो, फिर एमसी की हेल्प से हमारा टीसी निकल जाता था। तो बहुत आसान हो जाता था, मतलब एक मतलब मैथमेटिकल चीजें होती थी और बड़ा मजा आता था मैथमेटिकल चीजें करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका ग्राफ मैंने बना दिया है। जो ग्राफ है आपका ये 10, 8, 6, 4। अब हम ये देख रहे हैं कि 5 यूनिट पर, मतलब जो आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है जब आपका 5 है तो वहां पर ये 4 है। जैसे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की मात्रा मेरी 6 हो जाती है, मेरा एमसी बढ़कर के 6 हो जाता है। फिर जैसे ही मेरी प्रोडक्शन 7 होता है, मेरा एमसी बढ़कर के 8 हो जा रहा है। और इसी वजह से ये आकार भी हमारा बिल्कुल एसी की तरह ही बनता है। यानी कि जो एसी है और एमसी है एक तरीके से समान ही है। यानी कि जो रूल मेरा एसी में लग रहा है ना, आपका वही इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, सेम वही रूल आपका एमसी में लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारा यू शेप के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमारा एमसी निकालने का फॉर्मूला टीसीएमएस -1 होता है। और एक और होता है, अगर आपको टीसी ना दिया हो लेकिन टीवीसी दिया हो तो हम एमसी टीवीसी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बस टीसी की जगह टीएफसी आ जाएगा, ध्यान रखना। इसी तरीके से सीमांत लागत की सहायता से हम कुल परिवर्तनशील लागत में निकाल सकते हैं। यानी कि जो टीवीसी होता है अगर ना दिया हो और लेकिन एमसी दिया हो तो एमसी की जितने भी यूनिट है उनको हम टोटल कर देना तो टीवीसी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला 1 था, 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये अलग अलग यूनिट पर है। अब इन सभी को मैं टोटल कर दूंगा ना तो जो निकल के आएगा वो मेरा टीवीसी होगा, ठीक है ना बच्चों। देखो मैं इसको यहां से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ में आ जाए। पहले थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें एकदम अच्छे से समझ में भी आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही हो, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट करके बेझिझक पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ही इसीलिए ताकि आपका कोई डाउट रहेगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा टीवीसी है वो सिग्मा एमसी का होता है। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। यानी कि एमसी में जब हम एडिशन करेंगे तो टीवीसी निकल के आएगा। कैसे? यहाँ पे समझो, ये मेरा टीवीसी है, ये मेरा एमसी है। सबसे पहले हम यहाँ की बात करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मेरा 1 है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मेरा 1 है, तो जब मेरा 1 है तो 10 ही आएगा। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मेरा जब 2 है तो 10 प्लस में 8 18 आया ना, वही चीज। फिर 18 और 6 24 तीसरी क्वांटिटी पर। चौथी क्वांटिटी पर कितना हो गया? 24 24 और 4 28 28 4 32 32 और 6 38 38 और 8 46। तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं क्वांटिटी को ऐड करता जा रहा हूं ना, ठीक है, मतलब एमसी की कॉस्ट को मैं ऐड करता जा रहा हूं उसके प्रोडक्शन के हिसाब से। 1 पे किया दोनों समान थे, 2 यूनिट को साथ में लिया तो 18 हो गया, 3 यूनिट को साथ में लिया 24 हो गए, 4 यूनिट को साथ में लिया 28 हो गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका एडिशन हमारा टीवीसी है। इसी वजह से ये फॉर्मूला हमारा इन्वेंट हुआ यानी कि बना,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे AC और MC के रिलेशन। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये चीजें जो मैंने लिखी है ना, मैं केवल फटाक समझा देता हूँ। इसे हमें पता कैसे निकलता है, MC भी हमें पता कैसे निकलता है। तो जो औसत लागत, सीमांत लागत, दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जाता है, हमें ये तो पता है, क्योंकि जो MC होता है और TC होता है, इन दोनों के लिए AC होता है, इन दोनों के लिए क्या चाहिए, TC चाहिए, क्योंकि TC की हेल्प से ही हमारा MC निकलेगा, TC की हेल्प से हमारा AC निकल के आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हमारा एवरेज कॉस्ट घटने लगता है तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो भी घटता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो AC और MC है, ये दोनों किस शेप में होते हैं, यू शेप में होते हैं। तो जब यू शेप में क्यों होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फंडा है वो सेम है, यानी कि मेथड एक तरीके से सेम है। कौन कौन सा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न AC में भी लगता है, और इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न MC में भी लगता है। इसी वजह से इन दोनों का शेप यू आकार का होता है। तो जब आपका AC गिर रहा हो ना, AC आपका अगर गिर रहा हो तो जो MC है वो भी आपका गिरेगा, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया। देखो MC भी आपका डाउन है, AC भी आपका डाउन है। अगला पॉइंट, अब जब आपका औसत लागत बढ़ने पर सीमांत लागत बढ़ती है, यानी कि जब आपका AC बढ़ रहा हो तो MC भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ग्राफ में बताया गया, तो MC बढ़ रहा है, AC बढ़ रहा है। अब आएगा हमारा एक्चुअल पॉइंट, जिससे सब क्लियर हो जाएगा, और वो है ये वाला पॉइंट, यानी कि सीमांत लागत का जो वक्र है ना, औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम यानी कि मिनिमम पॉइंट पर काटता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है। क्या क्या? एक सिचुएशन है यहां से इधर वाली, एक बीच वाली, और एक इधर वाली। तो जो पॉइंट से पहले की है ना, इसमें क्या है, जो AC है वो मेरा ज्यादा है किससे, MC से। तो रूल आपका ये बनता है कि यहाँ पर पहली स्थिति में, यानी कि फर्स्ट स्टेट में, AC इज ग्रेटर देन MC। दिख रहा है हमें ग्राफ में, क्योंकि ये वाला AC है, हालांकि ये घट तो रहा है, ये भी हमें दिख रहा है, और आपका MC भी घट रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। ठीक है ना? तो F पॉइंट क्या है, जो F पॉइंट है ना, ये F पॉइंट MC का मिनिमम पॉइंट है। ये क्या है, मिनिमम पॉइंट किसका, MC का। और जो E बिंदु है, E इस बिंदु पर जो AC है वो बराबर है MC के पे, और यही बिंदु ये क्या है, AC का मिनिमम पॉइंट है। अब इसको मिनिमम पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट के बाद से जो मेरा AC है ना, वो बढ़ना शुरू कर दे रहा है। दिख रहा है ना, इसी पॉइंट के बाद से बढ़ना शुरू कर दे रहा है। और MC का मिनिमम पॉइंट F क्यों है, क्योंकि ये भी इसी पॉइंट के बाद से बढ़ना शुरू कर दे रहा है। दिख रहा है ना? तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि MC और AC एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं। फिर बराबर होने के बाद जब अगला पॉइंट आता है, तो वहां पर जो MC होता है ना, वो ग्रेटर देन हो जाता है AC से, यानी कि MC बड़ा हो जाता है AC से, AC क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है MC से। तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर 3 है। पहला, व्हेन AC इज फॉलिंग, यानी कि जब AC गिर रहा हो तो MC जो होता है वो AC से छोटा होता है, और जब AC बढ़ रहा हो तो उस समय पे MC AC से बड़ा रहता है। और जब AC कांस्टेंट हो, यानी कि स्थिर हो जाए, तो वहां पर MC और AC बराबर होते हैं। और जब MC ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ AC एंड कट्स AC फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट, और जो MC होता है वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है AC के, और जब काटता है तभी भी आपका लेफ्ट साइड ही होता है। देखो यहाँ से भी लेफ्ट साइड है, इस साइड भी आपका लेफ्ट साइड ही है। ठीक है, सो इस तरीके से इसका रिलेशन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ग्राफ हमने सबका एक साथ ले लिया है, MC का भी ले लिया, AC भी ले लिया, AFC ले लिया, और AFC भी ले लिया। तो MC और AC का रिलेशन हम समझ चुके हैं, AC ABC AFC का रिलेशन समझ चुके हैं, क्योंकि AC कब निकलेगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, किसको, ABC और AFC, इन दोनों को जोड़ने से मेरा AC प्राप्त होगा, इसीलिए जो AC है इन दोनों से ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। बहुत सिंपल चीजें थी, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी इसके अंदर, और अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों, तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगा करके जितना ज्यादा बेहतर हो सके उतना ज्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो, तभी वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में।
ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान दिया जाए तो मजा आने वाला है। एक और चीज, सीमांत लागत की गणना 2 इकाइयों की कुल लागत के अंतर द्वारा की जाती है। यहाँ पे टीसी और एमसी के रिलेशन के बारे में पढ़ लें। तो टीसी का रिलेशन क्या कहता है, यहां देखना, जब कुल लागत घटती है, घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत घटती है। ये इस तरीके से कह सकते हैं हम, ये ऐसा होता है, यहां से ऐसे, ये करके ऐसे, और इस पॉइंट पर क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से घटना शुरू कर देता है। ये वाला पॉइंट जो है ये मैक्सिमम होता है और इस पॉइंट पर ये 0 होता है। जब ये घटना शुरू कर देता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है। कुल लागत में वृद्धि बंद हो जाती है तो सीमांत लागत न्यूनतम होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब आपका ये क्या, एक टीसी है और ये क्या है मेरा एमसी, तो हम देख रहे हैं कि जब आपका एमसी पॉजिटिव है तो टीसी क्या है, बढ़ता है, वो भी इंक्रीजिंग रेट पर, यानी कि टीसी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और जब टीसी हमारा, एमसी हमारा 0 हो जाता है तो जो टीसी हो जाता है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। और जब मेरा एमसी नेगेटिव हो जाता है, जो टीसी होता है उसमें फॉल आना शुरू हो जाता है, यानी कि गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट। पहले तो उसने परिभाषा बता दी कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंस निकाला जाएगा टोटल कॉस्ट का, तो निकल के आ जाएगा 2 यूनिट्स का। और जब टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा हो एट डिक्रीजिंग रेट तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा डिक्रीज होता है, यानी कि गिरता है। यहाँ पे देखो गिर रहा है ना। मार्जिनल कॉस्ट जब मिनिमम होता है तो व्हेन टोटल कॉस्ट स्टॉप इंक्रीजिंग, यानी कि जब ये मिनिमम पहुंच जाता है तो ये बढ़ना बंद कर देता है, रोक देता है, यानी कि इस पॉइंट पर आकर के। और जब टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेज, यानी कि जब आपका कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होती है तो सीमांत लागत बढ़ती है। ये देखो यहाँ पे आपका बढ़ तो रहा है और ये भी आपका बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर दोनों ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि बढ़ना बंद कर देता है टीसी, और ये 0 हो जाता है। फिर जब इसमें फॉल आना शुरू हो जाता है तो एमसी हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या, ये स्टूडेंट्स के लिए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स चाहिए तो नोट्स पे आप ले लेना, कोई इश्यू नहीं है। ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं अपने इस सेशन के अंदर, उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है ताकि कुछ पॉइंट्स जो आप मिस हो जाए वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता हुआ प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई सब समझ में आई है। नहीं आई है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा। और बस ऐसे पढ़ते रहिए, लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, आपके साथ साथ आपका दोस्त भी पढ़े और वो भी बोले अरे वाह कितनी अच्छी वीडियो तूने भेजी है, मजा आ गया पढ़ के, है ना। सो थैंक यू सो मच विकास स्टडी पॉइंट पर अपना इतना कीमती समय देने के लिए, और जरूरी भी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। आपका ये मोटिवेशन हमें और मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।